हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका होस्ट संदीप किकनिश के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मध्यकाल से जुड़ा है, आपका स्वागत करता हूं और आधुनिक काल से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत की, और औपनिवेशिक भारत में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्थाएं या लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो अंग्रेजों ने भारत में लागू किए। तीन व्यवस्थाएं भूमि से संबंधित स्थापित की गई। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रैयतवाड़ी और तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। तीनों के बारे में, इनके क्या गुण थे, क्या दोष थे, क्या परिणाम इनके हुए, क्यों इनको लागू किया गया, इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से, जिसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये क्या था, क्यों लागू किया गया, इसके पीछे के कारण हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1765 में आपने देखा है कि अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 से 1793 तक बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों में ठेकेदारी व्यवस्था लागू रही, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि यह व्यवस्था दोषपूर्ण है, इसलिए इसे बदला गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का नया गवर्नर जनरल बनके भारत आता है, जो कि एक दूरदर्शी व्यक्ति रहा है। इसके द्वारा इस नई व्यवस्था, जो कि भूमि से संबंधित और कर से संबंधित थी, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहा गया, उसका आरंभ होता है। भू राजस्व में सुधार लाना और आर्थिक सुधार करना, यह दो आरंभिक उद्देश्य तय किए गए इस व्यवस्था के। 1792 में यह कानून पारित किया गया और 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू कर दिया जाता है। सबसे पहले 22 मार्च 1793 को बंगाल में इसे लागू किया गया, जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था 10 वर्षों के लिए, लेकिन इसे कंटिन्यू रखा गया। इसके बाद इसे बंगाल और उड़ीसा में भी लागू कर दिया जाता है। इसकी शर्तें क्या थी? इसमें कहा गया कि जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना जाएगा। जमींदार जब चाहे अपनी भूमि को बेच सकता है, उसमें नई भूमि जोड़ सकता है, यानी एडिशन और डिलीशन दोनों करने का अधिकार जमींदार को था। जमींदार पर लगान की दर निश्चित कर दी गई। उसे एक निश्चित दर पर लगान प्रतिवर्ष या कुछ साल में देना पड़ता था। इसमें कहा गया कि सरकार कभी भी लगान बढ़ा नहीं सकती थी। जो लगान एक बार निश्चित हो गया, वह ताउम्र जो है देना पड़ेगा। जमींदार 10/11 लगान सरकार को देगा, बाकी जो भी इनकम हो रही है भूमि से, वह उसकी मानी जाएगी। किसी भी अवस्था में लगान देना जरूरी है। अगर ऐसा जमींदार नहीं करता तो उससे उसकी भूमि छीनी जा सकती थी। जमींदारों को जितने भी प्रशासनिक अधिकार पहले दिए जाते थे, अब उनसे उनको वंचित कर दिया गया। उनका एक ही काम था, वह था अपनी जमीन की देखरेख करना और लगान देना। सरकार जमींदारों और किसानों के मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। यह एक बड़ा पॉइंट था इसमें जो शामिल किया गया। साथ में किसानों से उनके पैतृक अधिकार छीन के जमींदारों को दे दिए गए, यानी किसान अब ना तो भूमि का स्वामी है, ना वह इसमें कोई बदलाव कर सकता है। वो सारे बदलाव या सारा जो भूमि का स्वामित्व है, वह जमींदार के पास ही रहेगा। तो इसके गुण क्या थे, क्यों ये लाभकारी सिद्ध हुआ अंग्रेजों के लिए? एक तो सरकार की आय निश्चित हो गई, क्योंकि अब अंग्रेजों को पता है कि 1 साल के बाद या 10 साल के बाद उनको कितना पैसा आएगा, जो कि निश्चित है, क्योंकि लगान निश्चित कर दिया गया था।
तो उससे संबंधित जो खर्चे हैं वो पहले से ही वो तय कर सकते थे। साथ में प्रशासन में कुशलता आती है। किस तरह से आई? क्योंकि बार बार पहले क्या होता था, हर साल लगान निश्चित करना पड़ता था, भूमि की पैमाइश करनी पड़ती थी, उपज का ध्यान रखना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग लगान निश्चित किया जाता था। अब जो है लगान फिक्स कर दिया गया, तो जितने अधिकारी लगान निश्चित करने के लिए हर वर्ष लगाए जाते थे वह किसी और काम में लगाए जा सकते हैं। और साथ में जब लगान की दर निश्चित हो गई तो अंग्रेज अब व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। साथ में तीसरा इसका लाभ मिला कि कृषि उन्नत होती गई। स्थायी जमीन मिलने से जमींदारों द्वारा उन्नत कृषि शुरू की गई। पहले क्या होता था, जब हर साल जमीन बिकती थी तो यह डर लगा रहता था कि जो जमीन आज एक जमींदार के पास है कल को किसी और के पास चली जाएगी, तो जमींदार ज्यादा ध्यान नहीं देते जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने पर। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन को भी लाभ मिला, उसमें स्थिरता आती है, क्योंकि इससे पहले जमींदार बार बार विद्रोह करते रहते थे। तो अब लगान निश्चित हो गया, स्थायी भूमि का स्वामी उन्हें बना दिया गया, तो जमींदारों ने आगे आप देखेंगे कभी भी विरोध नहीं किया और जमींदार पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार के वफादार बन जाते हैं। साथ में इसके दोष भी हमें मिलते हैं जो कि लाभ से कहीं ज्यादा थे। आरंभ में जमींदारों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि देश में आकर के कई जमींदारों ने ज्यादा बोली लगा ली भूमि की, और वो भूमि इतनी उपजाऊ नहीं थी तो लगान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी जमीनें नीलाम हो गई। कृषकों को सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी, क्योंकि उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी जाती है। किसानों के भविष्य का फैसला जो अंग्रेजों ने लिया वह उनसे बिना पूछे लिया गया। इस समझौते में सिर्फ दो वर्ग शामिल रहे, एक सरकार और एक जमींदार, जबकि जो लोग खेती करते थे, जो कृषि का आधार थे किसान, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि किसानों के जो पैतृक अधिकार है वह उनसे छीन लिए जाते हैं। सरकार को आर्थिक हानि होती है। पहले लगान निश्चित नहीं था, अब लगान निश्चित है, और एक ही तरह का लगान हर क्षेत्र पर है, चाहे वो उपजाऊ है, चाहे वो ज्यादा उपजाऊ है, चाहे वो बंजर है। तो पहले लगान ज्यादा भी प्राप्त हो सकता था, अब लगान निश्चित है तो सरकार को कम फायदा इसमें मिलता है। दूसरी व्यवस्था आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी सिस्टम या सेटलमेंट। रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसानों से जुड़ी व्यवस्था थी। 1820 में थॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में मद्रास में जो है इसे आरंभ किया। मद्रास के बाद बंबई में इसे लागू किया गया। रैयत में जो समझौता है वो सीधा जमींदारों से ना करके सीधा किसानों से किया गया, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें रखा गया। शर्तें इसकी भी वैसी ही थी जैसी स्थायी बंदोबस्त की रही है, फर्क सिर्फ इतना है स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से समझौता हुआ है और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा किसानों के साथ। तो लगान निश्चित किया गया, साथ में 20 या 30 साल के बाद लगान बढ़ाया जा सकता था। इसका लाभ यह मिला कि एक तो स्थायी बंदोबस्त की जो त्रुटियां थी वह दूर हुई, जैसे किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया था, इसमें शामिल किया गया है। वहां लगान बढ़ाया नहीं जा सकता था, यहां बढ़ाया जा सकता है, तो सरकार को फायदा हुआ। किसानों की स्थिति सुधरी, क्योंकि यहाँ किसानों से समझौता हो रहा है, यहाँ जमीन के मालिक किसान हैं और सरकार की आय भी बढ़ी इससे। दोष भी इसके ज्यादा थे। एक तो लगान बहुत ज्यादा था, 44 से 55% तक किसान कर देते थे। इसमें किसानों पर यह शर्त लगाई गई थी कि आपकी फसल चाहे किसी भी वजह से अच्छी ना हुई हो, आपको लगान देना पड़ेगा, और अगर
ऐसा वो ना करते तो उनकी जमीन उनसे छीन ली जा सकती थी। तीसरी आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, अवध के कुछ क्षेत्रों में आपके लागू की गई। रॉबर्ट बर्ड और जेम्स थॉमसन, इन दो सुधारकों के द्वारा इसका आरंभ किया गया। इसकी शुरुआत पश्चिम भारत के पंजाब से हुई है। इसमें भी लगान को निश्चित किया गया। इसे आपसी भाईचारे की नीति कहते हैं, यानी यहां समझौता व्यक्तिगत तौर पर ना होकर के सामूहिक समझौता होता था, यानी किसानों से एक एक करके समझौता नहीं किया गया, बल्कि पूरे गांव के साथ या गांव के किसानों के साथ समझौता किया गया। यदि कोई किसान लगान देने में सक्षम नहीं होता था तो गांव के लोग मिलकर के उसका लगान देते थे, इसलिए इसे आपसी भाईचारे की नीति कहा गया और यह बहुत ही सफल नीति रही है। इसे बता दिया गया है कि व्यक्तिगत लगान की जगह पूरे गांव से एक लगान लिया जाता था, यानी पूरे गांव की फसल को दे करके उनसे एक लगान लिया जाता था। इसका लाभ भी मिला। एक तो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत सरकार को नहीं पड़ी, ना व्यक्तिगत तौर पर किसानों से मिलने की जरूरत पड़ी, पूरे गांव से या पंचायत से समझौता किया गया, तो बिना खर्च के अच्छी व्यवस्था थी ये। लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी सरकार के अधिकारियों की नहीं थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त में सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करती थी। यहाँ पंचायत के लोग मिलकर के लगान इकट्ठा करते थे और सरकार को देते थे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।